कक्षा 12 के इस ऑनलाइन कोर्स में आपका पुनः स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एक समान तथा असमान वैद्युत क्षेत्र में डाइपोल को रखकर उस पर बल तथा बलागुण की चर्चा की थी और आज हम कुछ नए टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित हूँ और उसमें सबसे पहले है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश तो देखिए, एरिया तो हम सब जानते हैं। एरिया हम पढ़ते आ रहे हैं, अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने एरिया को खूब अच्छे तरह से पढ़ा है। तो हम किसी भी एरिया से एक डायरेक्शन जोड़ सकते हैं, एक दिशा जोड़ सकते हैं। मान लीजिए ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, तो इस ग्रीन बोर्ड पर ये एरिया है, ये जो है सरफेस है, एक एरिया है। तो इस पर हम वेक्टर जोड़ सकते हैं और वेक्टर की दिशा क्या होगी? जो सरफेस है इसके लंबवत, इस तरह से जो सरफेस है इसके लंबवत। तो तब हम एरिया एक परिमाण होगा और उसके साथ दिशा भी जोड़ दी जाए तो वो बन जाएगा वेक्टर, क्योंकि वेक्टर में क्या चीजें होती हैं? परिमाण तथा दिशा। परिमाण तथा दिशा। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक कोई एरिया है, कोई ये एरिया है, क्षेत्रफल है, कोई सरफेस है और इस पर एक एरिया इसका ए है, एरिया ए। तो दिस इज एरिया ए और इस पर मैं एक वेक्टर और अटैच करता हूं, इसके साथ जोड़ता हूं। तो वेक्टर की दिशा क्या होगी? इससे लंबवत, इससे बाहर आती हुई। लेकिन यहां पर मैं कैसे उसको शो करूंगा? इस तरह से। ये एन कैप एक इकाई सदिश है जिसका परिमाण 1 होता है और इसकी जो दिशा है वो बाहर आती हुई, सरफेस के लंबवत। तो ये क्या है? सतह के लंबवत। सतह के लंबवत। तो ये यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, इसको बना देगा वेक्टर। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोल देते हैं एरिया वेक्टर और डिनोट करते हैं ए कैप से। अब मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस है, बहुत इरेगुलर सरफेस है। जैसे आपको ये समतल दिखाई दे रहा होगा, ऐसा समतल ना होगा, बहुत उसमें इरेगुलरिटीज है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। तो तब हम एक ऐसा छोटा एरिया उस पर ले लेते हैं जो लगभग प्लेन रहे, समतल में हो। तो उसका एरिया ds है। तो उस पर भी एक वेक्टर ऐसे हम अटैच करेंगे जिसको मैं ऐसे शो कर रहा हूं। सो इट इज एन कैप। सो ds बहुत छोटा एरिया, बहुत छोटा एरिया। da भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, da से भी, बट आई एम टेकिंग ds इंटू ds इसका परिमाण है और एन कैप एक मैंने इसको दिशा दे दी है। तो ये होगा ds, वेक्टर ds, वेक्टर ds। तो ये रहा हमारे पास एरिया वेक्टर, इसी को बोलते हैं एरिया वेक्टर। और इसका जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो वही होता है जो क्षेत्रफल का होता है, एरिया का होता है, दैट इज मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका SI मात्रक है, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप यहां देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये एक कोई सरफेस है, कोई एक सरफेस है, क्षेत्रफल है। तो मान लीजिए कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैंने यहाँ दिखाया हुआ, रिप्रेजेंट किया हुआ इन लाइनों से इस वैद्युत क्षेत्र को। तो ये वैद्युत क्षेत्र को हम दिखाते हैं रेखाओं से। तो ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ भी ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ भी ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ भी ये वैद्युत क्षेत्र है। तो मैंने इसको, सरफेस को ऐसे रख दिया, ऐसे होल्ड कर लिया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है? इस तरह से। तो अब इस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्रॉस कर जाएंगी, इस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्रॉस कर जाएंगी, उन लाइनों की माप को ही हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की। ये सरफेस का
इस सतह का वैद्युत क्षेत्र है। तो इस तरह से जब मैं इसको रखूंगा तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सबसे ज्यादा रहेंगी यहाँ पर, और यदि मैंने इसको ऐसा कर दिया तो तब तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस सरफेस को क्रॉस करके जाएंगी ही नहीं, तो उसका विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। और यदि ऐसा कर लूं तो विद्युत फ्लक्स सबसे ज्यादा होगा। तो यहां देखिए वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ये है, और यहां से लाइनें बाहर आ रही हैं, इसकी दिशा क्या है, ये है। तो दोनों के बीच कितना कोण है, 0 डिग्री। दोनों के बीच कितना कोण है, 0 डिग्री। तो फ्लक्स सबसे ज्यादा होता है 0 डिग्री के लिए। तो थीटा इक्वल्स 0 डिग्री के लिए फ्लक्स मैक्सिमम होता है, सबसे सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम। और जब मैं ऐसे इसको होल्ड करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो तब क्या होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा ये होगा और एरिया वेक्टर का दिशा ये होगा। तो दोनों के बीच कितना कोण हुआ, 90 डिग्री। तो फोर थीटा इक्वल्स 90 डिग्री फ्लक्स मिनिमम, फ्लक्स मिनिमम होगा। तो इसके बाद यदि मैं ऐसे होल्ड किया हुआ है और ऐसे मैं इसको घुमाता चला जाऊं तो फ्लक्स का मान घटता चला जाएगा, फ्लक्स का मान घटता चला जाएगा। तो सबसे कम कब होगा, 0 डिग्री के लिए, सबसे कम होगा 90 डिग्री के लिए, और सबसे ज्यादा कब होगा, 0 डिग्री के लिए। मैक्सिमम 0 डिग्री के लिए और मिनिमम होगा 90 डिग्री के लिए। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं विद्युत फ्लक्स को। जब किसी सतह को, सरफेस को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहां ये थीटा इक्वल 0 के लिए फ्लक्स मैक्सिमम है, अधिकतम है, और थीटा इक्वल्स 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स का मान 0 है, फ्लक्स का मान 0। कोई भी फील्ड लाइन उसके लंबवत, सरफेस के लंबवत नहीं है। तो यहाँ ये चित्र बना हुआ है, देख रहे होंगे कि ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और एरिया वेक्टर का दिशा ये होगा। तो यहां दिस इज एरिया वेक्टर ए, एरिया वेक्टर ए। तो यहाँ ई और ए के बीच कितना कोण है देखना, ई भी यही है और ए का भी दिशा यही है। तो यहाँ कितना होगा, थीटा इक्वल्स 0 डिग्री। और नेक्स्ट यहाँ देखो, यहाँ ये सरफेस इस तरह से रखा हुआ है, तो यहाँ इसका एरिया वेक्टर तो होगा ये एस, आई एम टेकिंग ए फॉर एरिया, तो ए ये होगा। और यहाँ ये फील्ड की दिशा है, तो यहाँ ई का दिशा ये है। तो अब देखना, बताना दोनों के बीच क्या एंगल है यहाँ पर, इट इज थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। और यहाँ कोई आर्बिट्रेरी एंगल है, तो ये फील्ड का दिशा है ई, और ये इसका एरिया वेक्टर है, ये इसका एरिया वेक्टर है ए फॉर एरिया वेक्टर। तो यहां कोई आर्बिट्रेरी एंगल है जो ना तो 0 है और ना ही 90 डिग्री है। तो यहां पर फ्लक्स का मान कितना होगा, तो इस फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट केस, और इसको मैं लिखता हूं सेकंड केस, और इसको मैं लिखता हूं थर्ड, तो तीनों के लिए। तो इसे विद्युत फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं।
तो फर्स्ट केस के लिए देखिए, तो फर्स्ट हमारा ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ थीटा का वैल्यू तो 0 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, तो फाई ई का वैल्यू और फाई का वैल्यू, कभी कभी हम ई भी लिख देते हैं इसको, फाई ई या फाई से भी हमारा काम चल जाता है। तो फाई ई कितना होगा यहाँ पर, देखिए अब जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जितनी ये लाइनों की संख्या ज्यादा होगी उतना ही फ्लक्स ज्यादा होगा। अभी दिखाया हमने कि लंबवत गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या तो जितना स्ट्रांग होगा उतनी ये आपस में क्लोज होंगी और उतना ही फील्ड ज्यादा होगा। तो किस पर डिपेंड करेगा ये, ई पर। और दूसरा क्या होगा यहाँ पर, एरिया पर। तो जितना एरिया ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा, उतनी फील्ड लाइन ज्यादा पास होंगी। तो क्या फॉर्मूला रहेगा, फाई इक्वल्स ई इंटू ए, फाई इक्वल्स ई इंटू ए। अब सेकंड केस के लिए मैं डिस्कस करता हूं। सेकंड केस यहाँ देखिए, यहाँ कितना है, थीटा 90 डिग्री है और कोई भी फील्ड लाइन इसको क्रॉस करके नहीं जा रही है। तो यहाँ फाई ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 90 डिग्री के लिए 0। और थर्ड केस मैं यहाँ डिस्कस करता हूं। थर्ड केस, सो कंसीडर दिस एंगल इज थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड ई, एंगल बिटवीन ए एंड ई इज थीटा, ए और ई के बीच का एंगल थीटा है। तो मुझे चाहिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके इस सरफेस के लंबवत, दैट इज इस एरिया वेक्टर के समांतर। तो इसका कितना कंपोनेंट इसके समांतर होगा, तो ई का हम जानते हैं कि थीटा दिशा में जो कंपोनेंट होगा, घटक होगा, वो कितना होगा, ई कॉस थीटा, ई का कंपोनेंट ई कॉस थीटा। तो अब लंबवत हुआ है ई कॉस थीटा, इतना फील्ड आ रहा है, तो फाई ई का वैल्यू कितना होगा, फील्ड जैसा हमने यहां लिया हुआ है ई, तो यहाँ ई कितना है, ई कॉस थीटा, और एरिया कितना है, ए, इसका एरिया ए। तो फाई ई कितना होगा यहां से, ई ए कॉस थीटा। तो ये हुआ वैद्युत फ्लक्स। तो अभी मैंने इन तीन सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया। यदि लंबवत रखा हुआ है कोई सरफेस वैद्युत क्षेत्र के, तो वहां एग्जैक्टली ई इंटू ए, और यदि उसके समांतर रखा हुआ है तो एग्जैक्टली 0 होगा, और यदि कोई थीटा एंगल बनाते हुए रखा हुआ है तो फाई इक्वल्स होगा ई ए कॉस थीटा। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं लेता हूं, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। अभी तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है हमने, सारा का सारा तीनों केसेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। यदि ये चेंज हो रहा है, इसमें वेरिएशन हो रहा है, तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो नेक्स्ट, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड असमान हो, तो तब क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ एक बहुत छोटा सा एरिया वेक्टर लेते हैं, और ये एरिया वेक्टर ऐसा चुनते हैं हम कि कम से कम इस एरिया में, इस छोटे से एरिया में विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट रहे, विद्युत क्षेत्र समान रहे। तो मान लीजिए यहां जो ई का मान है वो ये है, ई ये है, और जो ds है वो ये है, बहुत छोटा सा एरिया। इस बार मैं एरिया को ds ले रहा हूं, ds। तो ये बहुत छोटा एरिया है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से एरिया में, इस छोटे से सरफेस में एक समान है, कांस्टेंट है। तो तब हम क्या लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई ई, और क्योंकि ये बहुत छोटा एरिया तो फ्लक्स भी बहुत छोटा होगा, तो डी फाई ई। ओके, डी फाई ई इक्वल्स कितना होगा यहाँ पर, इसका यदि ये एंगल थीटा है, ई और ds के बीच एंगल थीटा है, तो ई का कितना कंपोनेंट इसके पैरेलल होगा, इसके समांतर होगा। तो फिर से वही अभी जो मैंने डिस्कस किया था, ई कॉस थीटा, तो ई कॉस थीटा, ओके, ई कॉस थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ds के समांतर है, और इनटू क्षेत्रफल है ds। तो डी फाई इक्वल्स ई ds कॉस ऑफ थीटा। तो आप जानते हो कि इसको हम लिख सकते हैं, ए डॉट बी हमने पढ़ा है, ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ ए ई है और बी ds है, और कॉस थीटा यहाँ है ही। तो क्या लिख सकता हूं मैं ऊपर से देखकर इसको, डी फाई इक्वल्स ई डॉट एस
ई डॉट ds, ई डॉट ds ये लिख सकता हूं, ई डॉट ds। तो अब यदि मुझे ये पूरी सरफेस का जो सरफेस है ये सरफेस है, इसका विद्युत फ्लक्स चाहिए, तो अब क्या लिखूंगा, फाई ई इक्वल्स, इसको क्या कर देंगे, ऐसे छोटे छोटे सभी का, छोटे छोटे सरफेस लेकर सभी का सम, और उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ सरफेस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट, अब मैं यहां डिस्कस करता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स के लिए फॉर्मूला में लिखता हूं, फाई ई इक्वल्स ई ए कॉस थीटा, दिस इज जनरल फॉर्मूला, फाई ई इक्वल्स ई ए कॉस थीटा। तो मात्रक क्या होगा फाई ई का, ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक इंटू कॉस थीटा का मात्रक। कॉस थीटा का मात्रक कुछ होता नहीं, हम सभी जानते हैं। ई का मात्रक पढ़ाया था मैंने, न्यूटन पर कूलाम, और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर एरिया है, तो कितना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। और इसका एक और मात्रक है, अन्य मात्रक, अभी जब चैप्टर हम 2 पढ़ाएंगे तो वहां चैप्टर 2 में एक मैं ई का मात्रक डिफाइन करूंगा। ई का मात्रक होता है, ई का मात्रक वोल्ट पर मीटर। तो यहां से हम एक और मात्रक लिख सकते हैं, फाई ई का मात्रक बराबर, यहां मात्रक कितना है ई का, अभी मैंने बताया वोल्ट पर मीटर, और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो दैट विल वोल्ट मीटर।